तो एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आ चुका है और ये वही ट्रेलर है जो 2 महीने पहले सिनेमा कॉन में दिखाया गया था और हमारे पास में इसका बस डिस्क्रिप्शन था और उसी के बेसिस पे मैंने इसका ब्रेक डाउन भी बनाया था। लेकिन अब हमारे पास में फुटेज भी है और काफी सारी नई चीजें भी पता चल रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सारी डिटेल्स बताऊंगा जो हो सकता है मे बी आप लोगों ने मिस कर दी होंगी। तो यार बिना किसी देरी के महीनों बाद हीरोगिरी शुरू करते हैं। नंबर 1, ट्रेलर की शुरुआत ही होती है एक्स मेंशन की इस नेम प्लेट या प्लेक भी कहते हैं इसे। इस पे जेवियर स्कूल का पूरा एड्रेस लिखा हुआ है और म्यूटेंट्स को यहाँ गिफ्टेड यंगस्टर्स कहा है। अब ये जो एड्रेस है ना, ये कॉमिक्स में भी यही सेम एड्रेस यूज होता है और जो फॉक्स यूनिवर्स का एक्समेन हमने देखा है वहां पर भी एग्जैक्टली यही एड्रेस रहता है जेवियर की स्कूल का। बट द पॉइंट इज कि ये ऑब्वियसली एक डिफरेंट अर्थ है, ये फॉक्स यूनिवर्स वाला अर्थ है। ये सेक्रेट टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि देखो सेक्रेट टाइमलाइन में म्यूटेंट जरूर है लेकिन ऐसी कोई स्कूल नहीं है। हमने वंडरमैन सीरीज देखी, हमें पता चला है उससे कि ओके म्यूटेंट्स बहुत टाइम से एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे भी, लेकिन वो सीक्रेटली जी रहे हैं। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं जो कि आगे काम आएगी कि ये जो अर्थ है एक्समैन वाला, इसका नंबर है 1005 और ये वही अर्थ है जो कि डेडपूल एंड वुल्वरीन फिल्म में हमने देखा था। नंबर 2, तो ये जब सीन आता है ना जहां पे कोई कहता है कि समथिंग इज कमिंग, Something's coming. तो मुझे तो एक बार को समझ में ही नहीं आया था कि आखिर ये वॉइस है किसकी। लेकिन जब मैंने डिस्क्रिप्शन याद किया तो मेरे दिमाग में आया कि ओके ये आरडीजे की वॉइस है, मतलब डॉक्टर डूम की वॉइस है। और इस वॉइस में एक्सेंट और पिच बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब कोई बता ही नहीं सकता कि आरडीजे की वॉइस है। अब देखने वाली बात ये कि क्या ये किसी दूसरे यूनिवर्स का टोनी स्टार्क है जो कि मतलब इविल बन चुका है, या फिर ये एक नई पर्सनैलिटी है, कोई नया ही आदमी है जिसका चेहरा मिलता जुलता है टोनी स्टार्क से। दूसरा ऑप्शन मेरे ख्याल से उतना सही नहीं है, मेरे ख्याल से पहला ही होना चाहिए क्योंकि अगर चेहरा सेम है तो कुछ तो कॉमन रहेगा ना। एनीवे डॉक्टर डूम यहाँ लैंड करता है जेवियर स्कूल के बाहर और कहता है कि समथिंग इज कमिंग विच वी मे नॉट बी एबल टू डिटर। ऑब्वियसली उसने ये लैंड करते हुए नहीं कहा बल्कि एवेंजर्स से कहा है और वो यहाँ पर बात कर रहा है इनकर्जन्स की। और वो ये भी कहता है कि हमें एक डिसीजन पर आना पड़ेगा। अभी डिसीजन एग्जैक्टली क्या है ये बताने से पहले मैं मेंशन करना चाहूंगा इस पोस्टर को। जस्ट लुक एट दिस न्यू पोस्टर ऑफ अवेंजर्स डूम्सडे, जहां डॉक्टर डूम एक टेपेस्ट्री के सामने खड़ा है जहां काफी कुछ हो रहा है। देखो सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस होंगी इसको लेके, लेकिन मुझे ये काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा है मैडोना एंड द चाइल्ड वाली क्रिश्चियन पेंटिंग जिसमें वर्जिन मैरी और इन्फेंट जीसस होते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही लग रही है और मुझे लगता है यहाँ पे जो औरत है वो डॉक्टर डूम की माँ हो सकती है। तो कॉमिक्स में डॉक्टर डूम की माँ मेफिस्टो से डील करती है ताकि उसको पावर्स मिल जाए और वो लेटवेरिया के लोगों को उसके रूलर से बचा सके। तो लेटवेरिया वही जगह है जहां पर डॉक्टर डूम पला बड़ा होता है, मतलब उसका एक अपनी कंट्री है। ये फिक्शनल कंट्री है जिसको हमने फैंटास्टिक 4 में मेंशन होते हुए भी देखा है। लेटवेरिया देखा जाए तो यूरोप में एग्जिस्ट करता है, मतलब ऑलमोस्ट मिडल ईस्ट ऑन अर्थ, और इसी वजह से डॉक्टर डूम का एक्सेंट ऐसा है। एनीवे आफ्टर सर्टेन इवेंट्स डॉक्टर डूम की मदर की सोल मेफिस्टो की रेम में ही फंस जाती है। अब यहाँ डेविल्स तो नहीं दिख रहे बल्कि एंजल्स दिख रहे हैं और नीचे अर्थ है जिसपे एक बड़ा सा क्रैक भी है। हो सकता है कि इस यूनिवर्स में डॉक्टर डूम की माँ ने उसे बोला हो कि यू आर द सेवियर ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि अगर डूम को इन्फेंट जीसस की तरह दिखाया जा रहा है तो वो एक मसीहा ही है एक तरीके से। यानी कि डॉक्टर डूम इस दुनिया को बचाएगा, इस मल्टीवर्स को बचाएगा मे बी। अब उसका जो मेथड है बचाने का वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। अब वापस आते हैं उस पॉइंट पर जहां डॉक्टर डूम कहता है कि हमें एक अनथिंकेबल डिसीजन पर आना पड़ेगा, यानी कि कौन से अर्थ को बचाना है और कौन से अर्थ को डिस्ट्रॉय करना है। लेट मी कंटिन्यू दिस इन नंबर 3। तो जब डूम लैंड करता है तब हमें एक्स मेंशन के अंदर से प्रोफेसर एक्स दिखाए जाते हैं जो विंडो से एक एक्सप्लोजन देख रहे हैं। और ये एक्सप्लोजन और कुछ नहीं बल्कि इनकर्जन की शुरुआत है। और इनकर्जन बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मल्टीवर्स में अलग अलग अर्थ्स हैं और धीरे धीरे मल्टीवर्स एंड हो रहा है, अर्थ्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और इसीलिए डूम यहाँ आया है उन सब लोगों से बात करने, और जो अनथिंकेबल डिसीजन है वो यही है कि किस अर्थ को बचाना है। यानी कि अगर 2-3 अर्थ्स कोलाइड कर रहे हैं तो एक को बचाया जा सकता है बाकियों को डिस्ट्रॉय करके। एंड आई थिंक कि दिस इज द रीजन व्हाई अवेंजर्स एंड एक्स-मैन आर फाइटिंग विद ईच अदर, क्योंकि इस अनथिंकेबल डिसीजन पे आना आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला। सिर्फ एक ही अर्थ बचाया जा सकता है और यहीं पर सभी हीरोज की मोरालिटी कॉन्फ्लिक्ट करेगी। अब कौन कौन से अर्थ के हीरोज लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो एक्स-मैन जो कि अर्थ 1005 से है, फैंटास्टिक 4 जो कि अर्थ 828 से है, और फिर हमारे सीक्रेट टाइमलाइन वाले एवेंजर्स जो कि अर्थ 616 से है। तो ये तीनों ही अर्थ्स आपस में कोलाइड करने वाले हैं। नंबर 4, इसके बाद हमको एवेंजर्स टावर दिखाया जाता है जो अब न्यू एवेंजर्स यानी थंडरबोल्ट्स के पास है। और
इसका लोगो देखोगे तो वही है जो हमने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। अब इस ट्रेलर ब्रेकडाउन के लिए और इस ट्रेलर के लिए ना थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीजें वहीं से कनेक्ट हो रही हैं और सब कुछ वहीं से स्टार्ट ही हो रहा है। नंबर 5, अवेंजर्स टावर पे फैंटास्टिक फोर और थॉर आते हैं उसी शिप से जो शिप थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में था। अब पता चल रहा है कि उसमें थॉर भी है, और हाँ, यहाँ कैप्टन अमेरिका भी होना चाहिए था आई गेस, क्योंकि ट्रेलर के एंड में कैप्टन अमेरिका थॉर से इसी शिप पे मिलता है। अब अवेंजर्स टावर पे स्टीव को शायद एडिट आउट किया गया है, क्योंकि वो डेफिनेटली यहाँ होने वाला है। ही इज द कैप्टन, ही इज द वन जो सबको लीड कर सकता है, लेकिन वो यहाँ पर इस सीन में इसलिए नहीं है क्योंकि रूसो ब्रदर्स मिसलीड करते हैं। That was a bad joke. नंबर 6, थॉर एक्चुअली में इस थ्रेट के बारे में सबसे ज्यादा अच्छे से जानता है, और यहाँ उसके लिए थ्रेट इंकर्जन के साथ साथ डॉक्टर डूम भी है। यानी वो ऑलरेडी डॉक्टर डूम से पिट कर आ चुका है और यहाँ अवेंजर्स को समझा रहा है कि मैंने बहुत वॉर्स लड़े हैं और बहुत साथियों को खोया है, तो ये उतना आसान नहीं होने वाला। ये पर्टिकुलर सीक्वेंस और कैरेक्टर आर्क काफी ज्यादा सिमिलर है इन्फिनिटी वॉर वाले हल्क से, जहां हल्क मूवी की शुरुआत में ही थैनोस को फेस करता है और थैनोस उसे अच्छे से पीट देता है, और फिर हल्क अर्थ पे आके सबको वॉर्न करता है थैनोस के बारे में। आई एक्चुअली लाइक दिस टेम्पलेट ऑफ रूसो ब्रदर्स, जहां पर विलन को मूवी की शुरुआत में ही सबका बाप बता दिया जाता है, और अब पूरी फिल्म इस प्लानिंग में निकलेगी कि आखिर इस विलन को रोकना कैसे है। और ऑब्वियसली इन्फिनिटी वॉर की तरह यहाँ पर भी इस फिल्म में कोई भी इस विलन को रोक नहीं पाएगा। नंबर 7, तो इस वाइड शॉट में सब लोग प्रेजेंट है। थंडरबोल्ट से जॉन वॉकर, विंटर सोल्जर, रेड गार्जियन अपने अवेंजर्स वाले सूट में, Avengers. येलेना और घोस्ट भी है। अब मुझे लगा ये कोने में कौन स्कूल की लड़की बैठी है, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि क्या कैप्टन अमेरिका की बेटी बड़ी हो गई क्या। पर फिर मैंने थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन दोबारा देखा और उसमें साफ पता चल रहा है कि ये जो सॉक्स है ना, ये बॉब के हैं, यानी कि सेंट्री के हैं। वो ही इस तरीके के कपड़े पहनता है और वो यहाँ पर भी कोने में ही बैठा हुआ है, किसी से बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है। ही इज लाइक मी बट विद सुपर पावर्स। नंबर 8, इसी सीन में मिडिल में फैंटास्टिक फोर है, और मेरे ख्याल से फैंटास्टिक फोर ही एक लौती टीम है यहाँ जो इनकर्जन के बारे में अच्छे से जानती है और बाकी लोगों को बता सकती है। अब वैसे तो डॉक्टर स्ट्रेंज को भी पता है इनकर्जन के बारे में, पर वो पता नहीं कहाँ अपनी गांड। एनीवे, यहाँ रीड रिचर्ड्स विजुअल्स के थ्रू सबको समझा रहा है कि कैसे 3 अर्थ्स को लाइट करने वाले हैं, और वहां पर एक टाइमर भी चल रहा है, यानी कितना टाइम बचा है इन 3 अर्थ्स के पास में। और ये सब फैंटास्टिक फोर को क्यों पता है? क्योंकि वो लोग ऑलरेडी डॉक्टर डूम से मिल चुके हैं। फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के मेंशन में आता है और रीड के बच्चे से मिलता है और उसे बताता है कि वो ही उसका असली बाप है। मेरा दादा बाप। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, पर ये हो भी सकता है। लेकिन जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ी ना, उनको पता है कि रीड और सू स्टॉर्म का बच्चा फ्रैंकलिन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर स्टोरी के लिए और सीक्रेट वॉर्ड्स की बाद की कहानी के लिए। विदाउट स्पॉइलिंग टू मच, मैं यही कह सकता हूं कि डॉक्टर डूम उसी बच्चे के लिए आया है। द किड इज द की टू एल डोराडो। नंबर 9, तो थॉर यहाँ स्पीच देता है सबको कि कैसे उसने अपने साथी वॉरियर्स को खोया है, ऐसे लोगों से लड़ते हुए जो डूम से तो बहुत ही ज्यादा वीक थे। यानी डूम सबकी ऐसी तैसी कर देगा साथ में नहीं लड़ेंगे तो। और यहाँ वो जिन वॉरियर्स की बात कर रहा है उसमें से कुछ को हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे टोनी स्टार्क, विजन, हेमडाल, लोकी, जेन फॉस्टर। लेकिन थॉर ना 1500 साल का है, उसने थैनोस के अलावा भी कई सारे लोगों से लड़ाई करी है। उसने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाली वॉर के अलावा और भी कई सारे वॉर्स लड़े हैं, तो उसने और भी साथियों को खोया है। नंबर 10, फाइनली देखने को मिलता है नेमोर, जिसने फिश के टेक्सचर वाला सूट पहना हुआ है। और हाँ, नेमोर हाइब्रिड, तो वो पानी के बाहर भी सर्वाइव कर लेता है विदाउट द टैलोकान सूट। लेकिन यहाँ पर अनयूजुअल चीज ये है कि आखिर ये जो थ्रोन रूम है नेमोर का, वो पानी के बाहर क्या कर रहा है। तो वो जो थ्योरी थी ना कि समुद्र का पानी खत्म हो चुका है, सूख चुका है, वो सच निकली, क्योंकि ये एक्चुअली में समुद्र के बीच में ही है और जो पानी है वो साइड और का, उसकी वॉल्स बन रखी है, हमने ट्रेलर में आगे ही देखा है। और ये साइड इफेक्ट शायद इनकर्जन की वजह से ही हुआ है, और यहीं से शायद से नेमोर का जो एंटी हीरो वाला आर्क है ना, वो और ज्यादा सॉलिड हो जाएगा। मतलब वकांडा फॉरएवर में तो था ही, लेकिन यहाँ से तो नेक्स्ट लेवल जाने वाला है, जहां मे भी दूसरे अर्थ के लोगों के साथ समझौता करने के बजाय उनके अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहेगा नेमोर अपने लोगों को बचाने के लिए। यही तो मॉरल कॉन्फ्लिक्ट होगा सभी हीरोज के बीच में। नंबर 11, तो यहाँ थ्रोन रूम में बहुत सारे लोग मौजूद है। शूरी जो वकांडा संभाल रही है, एम्बाको भी है, और यहाँ पे फैंटास्टिक फोर से द थिंग और सू स्टॉर्म भी है। नया फैल्कन, विंटर सोल्जर, जॉन वॉकर और घोस्ट भी मौजूद है। तो कैप्टन अमेरिका ने इन लोगों को यहाँ भेजा होगा नेमोर से हेल्प लेने के लिए, क्योंकि नेमोर और वकांडा के पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक और फोर्स है जो इस थ्रेट से लड़ने में एवेंजर्स की हेल्प कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि नेमोर कोलैबोरेटिव एफर्ट में शायद बिलीव नहीं करता है।
नंबर 12, इसके बाद में थॉर दिखता है इस एटमॉस्फेयर में जहां सब कुछ तबाह हो चुका है, स्टैच्यूज गिर चुके हैं और ये तो मुझे फॉलन सेंटिनल्स लग रहे हैं जिनको साइक्लॉप्स ने शायद मारा होगा। अब यहाँ थॉर के पास में म्योनर नहीं दिख रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये फिल्म के इंटरवल के आसपास का सीन होगा जहां अवेंजर्स और एक्समैन की फाइट हो चुकी होगी, स्टीव रॉजर्स थॉर से मिल चुका होगा। डूम यहाँ किसी एक अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आया है और थॉर को उससे फाइट करनी पड़ रही है। अकॉर्डिंग टू सम लीक्स कैप्टन अमेरिका भी इसी फाइट में मौजूद होंगे। नंबर 13, इसके बाद फर्स्ट लुक मिलता है साइक्लॉप्स का, वही साइक्लॉप्स जो हमेशा से देखा है हमने फॉक्स यूनिवर्स में, और ये सीन मोस्ट प्रोबेबली तब का है जब बाहर थॉर की फाइट चल रही होगी डॉक्टर डूम से। एट दिस पॉइंट एक्स मेंशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका होगा और साइक्लॉप्स का वो जो सीन हमने देखा था जहां वो गुस्से में पागल होकर सारे सेंटिनल्स को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, वो मे बी इसके बाद होगा। नंबर 14, शैंग-ची की बैटल होती है गैम्बिट से। तो गैम्बिट डेडपूल एंड वुल्वरीन में दिखा था हमें लास्ट, जहां पहले ना गैग चलता था कि चैनिंग टैटम को गैम्बिट बना देना चाहिए, एंड लुक एट नाउ, अब वो डूम्सडे में आ रहा है एज गैम्बिट। और ये फाइट इसलिए चल रही है क्योंकि इन तीनों अर्थ्स के बीच में समझौता हुआ नहीं है, कोई भी अपने अर्थ को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता होगा। एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमने देखा था कि हमारे जो लीड हीरोज थे, जो डेडपूल और वुल्वरीन है, वो तो निकल जाते हैं वॉइड से स्लिंग रिंग का यूज करके, लेकिन गैम्बिट औरों का क्या हुआ? तो मुझे लगता है किसी ने गैम्बिट को वहां से निकाल लिया क्योंकि एक डिलीटेड सीन आया था जिसमें कोई तो उसको बचाने आता है। नंबर 15, तो यहाँ शैंग-ची, साइक्लॉप्स, गैम्बिट के अलावा मिस्टीक होगी, रीड रिचर्ड्स होगा, सैम विल्सन और येलेना भी होगी। इस पर्टिकुलर फ्रेम में रीड रिचर्ड्स अपने हाथ से सैम विल्सन की शील्ड को रोक कर रखता है। तो यहाँ सभी हीरोज अपना पेशेंस लूज कर रहे हैं क्योंकि टाइम कम है। जहाँ एज यूजुअल रीड रिचर्ड्स बातों से इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश करेगा बिना लड़ाई करे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सम रूमर्स एंड लीक्स रीड रिचर्ड्स की भी यहाँ पर फाइट होने वाली है। किससे होगी ये स्पॉइलर है, ये मैं नहीं बताऊंगा। नंबर 16, द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ दिस ट्रेलर, लोकी, माय मैन, माय गोट। तो मुझे याद है मैंने सिनेमाकॉन का जो डिस्क्रिप्शन आया था उसके बेसिस पे ब्रेकडाउन बनाया था और मैंने लोकी का कोई मेंशन नहीं देखा था उसमें, ना ही मेरी वीडियो में मैंने कुछ बोला था। लेकिन यहाँ लोकी दिखता है अपने टीवी वाले अटायर में, वही जैकेट पहन रखा है उसने और उसके हाथ में टीवीए का बैज भी है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? क्योंकि लास्ट हमने देखा था सीजन 2 के एंड में कि लोकी तो अब भाई गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है, मल्टीवर्स संभाल रहा है वो। I mean, कोशिश कर रहा है संभालने की। एनीवे, लोकी टीवी सीरीज में तो हमने ऐसा कोई बैज नहीं देखा था उसके हाथ में। ऊपर से इस बैज के पीछे ना वही ट्री बन रखा है जो कि ट्री ऑफ मल्टीवर्स है। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? क्या लोकी वहां से निकलकर बाहर आ चुका है? क्या वो भी इनकर्जन को रोकने आया है? नंबर 17, तो इसी से रिलेटेड एक मतलब बिल्कुल ही वाइल्ड थ्योरी है। तो ट्विटर पर एक यूजर ने ये पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट डाला है और पॉइंट किया है कि ये जो हाथ है ये लोकी का नहीं है, यानी कि जिस हाथ ने बैज पकड़ रखा है वो कोई और है। क्योंकि ट्रेलर को इस तरीके से एडिट किया गया है, ऐसा लगता है कि लोकी ने होल्ड कर रखा है उस बैज को, पर वो कोई और है क्योंकि यहाँ पर जिसका भी हाथ है उसने वेडिंग रिंग पहन रखी है। अब लोकी की तो शादी नहीं हुई है, तो शादी किस किस की हुई है? क्या ये स्कॉट लैंग है? क्या ये रीड रिचर्ड्स है? क्या ये डॉक्टर डूम? मतलब डॉक्टर डूम की भी शादी नहीं हुई है और वो अगर हो भी चुकी हो तो वो ग्लव्स पहनता है। लेकिन एक बंदा है जिसने हाल फिलहाल शादी करी है, स्टीव रॉजर्स। नाउ जस्ट लिसन टू मी। अवेंजर्स डूम्सडे का सबसे पहला जो टीजर था उसमें कैप्टन अमेरिका को दिखाया गया था और वहां जब वो अपना हेलमेट मोटरसाइकिल पर रख रहा होता है तब हमें उसका हाथ दिखता है और उसने ऐसी ही रिंग पहनी है। यानी कि लोकी अपने ट्री से बाहर निकलकर टाइम में पीछे कैप्टन अमेरिका के घर पे गया है, उसे ये बताने की भाई तेरी हॉर्नीनेस की वजह से ना टाइमलाइन की ऐसी तैसी हो चुकी है, इनकर्जन स्टार्ट हो चुका है, सारे अर्थ्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और टीवी का बैच वो उसे इसलिए दिखा रहा होगा ये प्रूव करने के लिए कि भाई अब मैं ना वो लोकी नहीं रहा जो लिबर करता था, अब मैं मल्टीवर्स संभालता हूँ भाई, पूरे यूनिवर्स का करता धरता माई बाप मैं ही हूँ। और मेरे ख्याल से लोकी ही होगा जो स्टीव रॉजर्स को सीधा फैंटास्टिक फोर के शिप पे भेजेगा या फिर किसी तरीके से उसको फैंटास्टिक फोर से मिलवाएगा। तो एक बड़ी क्रेजी सी थ्योरी है जिसका सच होने का चांस पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि यूजुअली देखा जाए तो रूसो ब्रदर्स मिसगाइड ही करते हैं और हर थ्योरी को फेल करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी इसका क्या होता है। नंबर 18, तो देखो वैसे तो मुझे डाउट है कि इस पर्टिकुलर ट्रेलर में कोई भी सीक्वेंस मूवी के सेकंड हाफ से है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है जहां पर जॉनी स्टॉर्म के पीछे से लाइट ग्लो कर रही है और उसने स्टॉर्म को पकड़ रखा है, ये मे भी फिल्म का क्लाइमैक्स हो सकता है जहां पर इनकर्जन अब होने ही वाला है, जहां पर 2 अर्थ्स खत्म हो जाएंगे और उन अर्थ्स के साथ में कुछ हीरोज भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जॉनी स्टॉर्म और सू स्टॉर्म का मरना सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि
कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम इन दोनों के साथ में बड़ाई खराब करता है, लेकिन वो लोग मरते नहीं है और इनको बहुत ही तगड़े तरीके से यूज भी करता है। नंबर 19, तो शूरी और सू स्टॉर्म के बीच में ना अच्छी खासी बॉन्डिंग दिखाई जाएगी शायद से, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मतलब इशारा करते, सैल्यूट करते एक तरीके से, दो एक दूसरे को गुड लक कहते हैं। यानी ये फिल्म भी इन्फिनिटी वॉर जैसे स्ट्रक्चर पे बनी है, जहाँ थ्रेट एक है और टीम्स कई सारी हैं और सब टीम्स का अपना अपना अलग मिशन है। कोई नेमोर से मिल रहा है, कोई एक्समैन से मिल रहा है, कोई डूम से लड़ रहा है और कोई डूम से अपनी बेइज्जती करवा रहा है। नंबर 20, तो थॉर डॉक्टर डूम पे अटैक करता है और डूम उसे 2 उंगलियों से रोक देता है। नाउ फॉर मोर कॉन्टेक्स्ट, थॉर ने बिल्कुल इसी तरह से स्टॉर्म ब्रेकर के साथ थैनोस पे अटैक किया था, जिसके पास में सारे इन्फिनिटी स्टोन्स थे, और फिर भी थॉर थैनोस की चेस्ट को पेनिट्रेट कर देता है। तो अब आप अंदाजा लगा लो कि डॉक्टर डूम मुझसे थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है भाई। तो अगर यार डूम ये कर कैसे रहा है? ये सिंपली मैजिक है। हमें उसके हाथ पे एक रून दिखता है और इसी की वजह से डॉक्टर डूम इतना पावरफुल है। उसका पूरा आर्मर मैजिक से इन्फ्यूज्ड है और ये मैजिक काफी ज्यादा सुपीरियर है व्हेन कंपेयर्ड टू द स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर। म्योनिर को तो हेला नहीं तोड़ दिया था। नंबर 21, स्टीव रॉजर्स इज बैक, जहां वो अचानक से शायद प्रकट होता है फैंटास्टिक फोर के शिप पे, क्योंकि थॉर का जो रिएक्शन है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ये दिखाता है कि थॉर उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मे बी फैंटास्टिक फोर से सबसे पहले कैप्टन अमेरिका ही मिला हो। जैसा कि मैंने कहा कि लोकी ने उसे भेजा है टाइमलाइन रीसेट करने के लिए या सोल्यूशन कुछ ढूंढने के लिए, वैसे ही लोकी ने मतलब उसको पहले फैंटास्टिक फोर से मिलवा दिया होगा। फिर फैंटास्टिक फोर से मिलने के बाद में वो उनको लेकर आया होगा थॉर के पास में, और यहाँ से ये लोग जाएंगे अब अवेंजर्स के पास में। नंबर 22, स्टीव रॉजर्स अभी भी वर्दी है इवन दो ही इज नॉट अ वर्जिन एनीमोर। मतलब मुझे समझ में आता है रूल कैसे काम करता है, मुझे तो लगा था कि मैं भी वर्दी हूँ। और ये वही म्योनिर है जो थॉर लव एंड थंडर में जेन फॉस्टर ने जिसको जोड़ तोड़ के वापस बना दिया था। पर नोटिस करने वाली चीज ये है कि यहाँ पर स्टीव के पीछे कोई तो खड़ा है। अब क्योंकि ये फैंटास्टिक फोर का शिप है तो मे बी ये जॉनी स्टॉर्म है, क्योंकि ब्लॉन्ड लग रहा है। तो डूम्सडे के इस ट्रेलर में ना बहुत कुछ रिवील होता है, लेकिन हिस्ट्री कहती है कि रूसो ब्रदर्स मिसगाइड करते हैं। लेट्स सी कि इस बार उन्होंने कितना मिसगाइड किया है, क्या क्या चीजें छुपाई है, क्या क्या चीजें एडिट आउट करी है। ऊपर से एसडीसीसी कुछ ही दिनों में, जहां पर डिज्नी का भी पैनल होगा और बाकी भी बहुत सारे पैनल्स होंगे। तो अगर आप वॉच पार्टी में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मैं तो सबकी वॉच पार्टी करने वाला हूँ, लाइव रिएक्शन दूंगा यूट्यूब पे, तो मेरा जो लाइव चैनल है विशेष लाइव, उसको सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए कि कितने बजे लाइव स्ट्रीम होगी, कब होगी, तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप चैनल और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना। वहां पर अपडेट्स आती रहती हैं, कोई लाइव स्ट्रीम मिस हो ही नहीं सकती अगर आपने इनको ज्वाइन कर रखा है। तो सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और हाँ, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, लेकिन अगर आपने इस ट्रेलर में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, कुछ डिटेल अगर ढूंढी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक अच्छे हेल्दी डिस्कशन के लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और मैं आपको मिलूंगा अब अगली वीडियो में अगले साल।